नमस्कार। आगे बढ़ते हैं और मुहूर्त पाठ संख्या 12 की बात करते हैं। आप ये जरूर देखते होंगे कि हम हर बार आपको पाठ संख्या की ओर क्यों इशारा करते हैं, ताकि यदि आप क्रम से चलेंगे ना तो मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। और हर एक चैप्टर को यदि क्रम से पढ़े तो हमारे समझ में भी बहुत अच्छी तरह से आएगा। हम बहुत सारे मुहूर्तों के विषय में बताते जा रहे हैं और अभी प्रयास ये है कि जो संवाद आपके नज़र से रोज निकलता है ऐसे विषयों को हम समझें। हम यात्रा मुहूर्त को थोड़ा बहुत पढ़ाए, पीछे चौघड़िया मुहूर्त पढ़ाए आप लोगों के लिए। अब वार और नक्षत्रों के योग से आप देखे होंगे नंदा भद्रा तिथि आदि पढ़ाए और वहां तिथि और वार के योग से सिद्ध योग बना था। अब यहां क्या है कि योग तो यहां भी है, लेकिन यहां ये एक सर्वार्थ सिद्ध योग है और दूसरा अमृत सिद्ध योग है। और ये योग भी किससे बनेगा? वार प्लस नक्षत्र। पंचांग के 5 अंग हैं, ये हम सभी जानते हैं। तो कभी वार के साथ योग बन जाएगा, कभी तिथि के साथ बनेगा, कभी तिथि वार और नक्षत्र तीनों मिला करके बनेगा, कभी योग भी उसके साथ शामिल हो जाएगा और फिर कभी करण भी आ जाएगा। तो जब इन 5 चीज़ों को शोध लेते हैं या कहें सिद्ध कर लेते हैं तो हम किसी भी प्रकार के अच्छे मुहूर्त की बात बता सकते हैं। लेकिन विशेष मुहूर्त, ये सर्वार्थ सिद्ध मुहूर्त है, ये आप समझिएगा। और कहते हैं कि अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, डेली रूटीन में कोई विशेष काम करना हो तो इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। हर महीने 2, 4, 5 मुहूर्त मिल जाएंगे आपको, अधिक भी मिल सकते हैं। तो इसीलिए बहुत साधारण है कि कम से कम हम यदि सर्वार्थ सिद्ध मुहूर्त का प्रयोग कर लें तो हमारे सामान्य काम भी अच्छे हो सकते हैं और हम जिस कार्य को करेंगे उससे हमको प्रसन्नता भी प्राप्त हो सकती है। अब उसके बाद इसमें आ जाता है अमृत सिद्ध। तो यहाँ तो सब अर्थों में अच्छा है और यहाँ ऐसे विशेष कार्यों को भी आप इसमें कर सकते हैं क्योंकि ये अमृत सिद्ध है, अर्थात इसमें किया तो अमृत के समान है, होना ही होना है। तो सिर्फ मुहूर्त पर ही निर्भर नहीं करता, लेकिन मुहूर्त पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इसके लिए हम और आप जानते हैं कि 15 अगस्त को 12 बजे रात में आज़ादी क्यों ली गई। नेहरू जी दिन में सो नहीं रहे होंगे। ये मुहूर्तों की बात थी कि 12 बजे रात में अभिजीत मुहूर्त होता है, 12 बजे दिन में अभिजीत मुहूर्त होता है। ये अभिजीत नक्षत्र आप लोग नहीं समझिएगा, यहाँ अभिजीत मुहूर्त की बात कर रहे हैं। तो इसके विषय में भी आगे चर्चा कर लेंगे। हो सकता है कि अगला पाठ, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि चर्चा तो कर लिए, अब पाठ कब देंगे। तो ये अमृत सिद्ध मुहूर्त है और ये भी नक्षत्र और वार के योग से ही बना। तो समझना कितना सरल है, सबको पता है आज चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वही नक्षत्र आज के दिन चल रहा है। पंचांग की जरूरत थोड़ी बहुत इसलिए है कि कब कौन सा नक्षत्र समाप्त हो गया, कब कौन सा नक्षत्र प्रारंभ हो गया, ये हमको पता नहीं चलता। ठीक उसी तरह जिस तरह से तिथियों का पता नहीं चलता। तो हमने सोचा है कि गणित अब सबसे अंत में देंगे, पहले आप लोग इसको समझ तो लीजिए कि होता क्या है। तो रविवार से लेकर के शनिवार तक वार दिया हुआ है और इधर ये नक्षत्र आपके लिखे हुए हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके, रोक करके इनको चार्ट को नोट कर सकते हैं, या फिर हम बोलते हैं आप लिखते रहिए। पहले इस तरह से आपको ये बना लेना है, इस तरह से टेबल बना लीजिएगा तो आपके पास भी अच्छा रहेगा।
तो रविवार के दिन तीनों उत्तरा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा आषाढ़ा, तो यही मतलब है तीनों उत्तरा का, हस्त, मूल, पुष्य और अश्लेषा। रविवार को यदि तीनों उत्तरा, हस्त, मूल, पुष्य और अश्लेषा ये नक्षत्र पड़ जाए तो उस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग कहेंगे और आप अपने कार्यों को कीजिए। हमने कहा विवाह के लिए तो अलग से पहले तिथियों का चयन होगा, फिर मुहूर्त आएगा। मुंडन के लिए अलग से तिथियों का चयन आएगा, फिर मुहूर्त आएगा। लेकिन यहाँ वार और नक्षत्र के योग से भी सर्वार्थ सिद्ध योग बन जाता है, उसमें विशेष कार्यों को किया जाना चाहिए। जो साधारण में विशेष है, साधारण कार्य तो हम लोग हमेशा करते ही रहते हैं। अब सोमवार के लिए देखिए, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, अनुराधा और श्रवण। तो ये टेबल बना लेंगे, आज रविवार है, जरा पंचांग पलट लेंगे, हम आपको आगे पंचांग देखने भी बता देंगे। वहाँ नक्षत्र ऊपर लिखा होता है, उसके सीधे में आएंगे, देखेंगे कि इनमें से रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, अनुराधा और श्रवण में से कोई नक्षत्र आया क्या। यदि ये सोमवार को आ रहा है तो विशेष मुहूर्त कहेंगे। आगे बढ़ते हैं मंगलवार। मंगलवार को यदि अश्वनी, कृतिका, अश्लेषा और उत्तरा भाद्रपद, यदि ये आप लोगों के लिए नक्षत्र आ जाए तो हम निश्चित रूप से कहेंगे कि ये सर्वार्थ सिद्ध योग होगा। फिर से समझ लीजिए, मंगलवार को कौन कौन सा, अश्वनी, कृतिका, अश्लेषा और उत्तरा भाद्रपद। अब मंगलवार दिन देख लेंगे और मंगलवार के सामने चलेंगे, ऊपर नक्षत्र लिखा रहता, वार लिखा रहता, योग लिखा रहता, तिथि लिखा रहता पंचांग में, तो वहां जाकर के हमारे समझ में ये आ जाएगा। तब हम क्या कहेंगे कि यार सर्वार्थ सिद्ध योग है। बुधवार के लिए कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, अनुराधा और हस्त। अब बुधवार वार वाले पंक्ति में जाकर के, वार तो आपको आज के डेट कौन सा वार ये पता चल ही जाएगा। अब नक्षत्र वाले लाइन में चलेंगे, वहाँ फिर वह उस वार तक पहुँचेंगे जिस तारीख का आपको देखना है। तब वहाँ जाकर के हम देखेंगे कि हमको ये कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, अनुराधा और हस्त है कि नहीं। यदि है तो वो सर्वार्थ सिद्ध योग है, उस दिन कार्य को करना चाहिए। गुरुवार के दिन अश्वनी, पुनर्वसु, पुष्य, अनुराधा और रेवती, तो वो भी उसी तरह से आप देखेंगे। अगर गुरुवार के दिन ये पांचों नक्षत्र आपके आते हैं, तिथि कोई भी हो, वो तो आपको जब अभ्यास हो जाएगा तो कुछ आप तिथियों का भी शोधन कर लेंगे। नहीं तो इन योगों के लिए तिथियों की महत्ता नहीं है, इन योगों में सिर्फ वार और नक्षत्र मिल जाना चाहिए। अब शुक्रवार को अश्वनी, पुनर्वसु, अनुराधा, श्रवण और रेवती, ये 5 नक्षत्र मिल जाए तो वो सर्वार्थ सिद्ध योग कहलाएगा। अब शनिवार के लिए श्रवण, रोहिणी और स्वाति, ये तो सर्वार्थ सिद्ध योग है जो आपको बहुत आसान है इसको समझना। और ये महीने में कहे 5-10 भी हो जाए तो कोई ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, और ये मिल जाता है, हर 2-3 दिन बाद आपको ये योग मिल जाएगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं अमृत सिद्ध की। आप सोचते होंगे कि ये गोला क्यों लगा दिया, आपका एक पाठ कम कर दिया। सर्वार्थ के सिद्ध के साथ ही अमृत सिद्ध को भी समझ लीजिए। और ये अमृत सिद्ध भी नक्षत्र और वार के योगों से ही बना है, लेकिन इसमें अलग से हमको क्या करना है कि अब इतने नहीं देखने
जैसे तीनों उत्तरा, हस्त, मूल, पुष्य, अश्लेषा, तब तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा। लेकिन जो नहीं मिलेगा वो कोई एक नक्षत्र है, तो वार भी आए और वो नक्षत्र भी आए, तो ये संभव है कि इसको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा आपको। तो अगर वैसे तो पंचांग में ये चीज दिया रहता है, लेकिन यदि आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो आप जहां पंचांग में देखते हैं जिस तिथि की, जिस डेट की बात कर रहे हैं, वहीं आपके समझ में आ जाएगा। तो ये जो गोला लगाया है कि रविवार को यदि हस्त आ गया तो समझ लीजिए कि ये अमृत सिद्ध हो गया, ये अमृत सिद्ध हो गया। हम यहाँ और लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा, ये अमृत सिद्ध योग हो गया। सोमवार को यदि मृगशिरा नक्षत्र आया तो जिस तिथि को देख रहे हैं, क्या देखते हैं कि वहाँ जिस डेट को देख रहे हैं, जो भी आप समझते हो, उस डेट में यदि सोमवार है और मृगशिरा आ गया तो अमृत सिद्ध योग बन गया, ये बहुत अच्छा हो गया। मंगलवार को यदि अश्वनी आ जाए, और ये एक दो बारी याद करेंगे तो याद हो जाएगा, बहुत कठिन कार्य नहीं है, और प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे आंख बंद करके बोलने से तो कुछ याद होना नहीं है, तो साल 6 महीने में तो कंठाग्र हो जाएगा। तो मंगलवार को अश्वनी आ जाए तो अमृत सिद्ध योग। बुधवार को अनुराधा, ये आप अलग नोट कर लीजिएगा, मैंने सिर्फ घेरा डाला हुआ है। यदि अनुराधा आ गया तो सर्वार्थ सिद्ध योग से भी बहुत अच्छा हो गया, अर्थात अमृत सिद्ध हो गया। गुरुवार को पुष्य, तो यहां आप देखिए दो योग बन गए। आप यहां तीसरे में गुरु पुष्य को भी यहीं समझ लीजिए। तो ये गुरुवार को यदि पुष्य नक्षत्र आता है तो हम लोग कहते हैं ये गुरु पुष्य है, और ये साल में एक आध दो मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे। तो ये अमृत सिद्ध भी होता और गुरु पुष्य में भी आता है। अब आगे आ जाइए, शुक्रवार को यदि रेवती हो तो ये भी अमृत सिद्ध योग हो गया, और शनिवार को यदि रोहिणी नक्षत्र। अब रोहिणी का स्वामी चंद्रमा होता है, और शनि और चंद्रमा के रिलेशन को हम सभी जो ज्योतिषियों में तरह तरह की बातें बताए जाते हैं ये आप जानते हैं। लेकिन यदि शनिवार के दिन रोहिणी नक्षत्र आ जाए तो वो अमृत सिद्ध योग बन जाता है, और वो काम यदि उस दिन यदि आप किसी कार्य विशेष को करते हो तो उसके होने में परेशानी नहीं होती है या कम होती है, वो कार्य मेरा सफल होता है। मुहूर्तों का चयन ही इसलिए होता है कि जो भी आप शुभ कार्य कर रहे हो वो सफलतापूर्वक आपका सिद्ध हो जाए, आप उसको सफलतापूर्वक कर सकें, कोई अड़चन नहीं आए। आप देखते होंगे यज्ञ प्रारंभ करते हैं और पूरा यज्ञशाला ही जल करके राख हो जाता है। तो जब तेलंगाना अलग हुआ था तो वहाँ यज्ञ करवाया गया था। जानते हैं कि वहाँ अच्छे योग्य ज्योतिष होते हैं, पंडित होते हैं, वेदाचार्य होते हैं, लेकिन वो कौन सा मुहूर्त का चयन कर लिया कि वहाँ यज्ञशाला में ही आग लग गया। आप अपने घर शादी विवाह में बहुत लोगों को देखे होंगे कि शादी के ही दिन किसी को करंट लग गया, कहीं आगजनी हो गई, कहीं कोई दुर्घटना हो गया। तो इसीलिए अच्छे योग्य ज्योतिषियों से मुहूर्त का जरूर विचार करवाना चाहिए, और यदि आप शुभ मुहूर्त पकड़ लेते हैं तो अनहोनी से बच सकते हैं, आपका कार्य सफल होगा, और हम कहते हैं कि बहुत आराम से सफल होगा। यही मुहूर्त का सबसे पहला मतलब है। यह किसी भी चीज को टालने के लिए नहीं है, उस जो कार्य आप उस समय करना चाहते हैं उस समय के कार्य को करने में कोई रुकावट नहीं आएगा, इसीलिए इस तरह के मुहूर्त का चयन करना चाहिए। तो गुरु पुष्य के लिए बस एक ही शब्द था कि गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र आ जाए। तो
तो फिर हम गुरु पुष्य कहेंगे। अब गुरु पुष्य के लाभ विद्या धन में अलग अलग बताया गया है, तो उसका लाभ हम आपको आगे भी बताते रहेंगे। हम यही कहेंगे, टेबल बना लीजिए, प्रैक्टिस शुरू कीजिए। आजकल सबसे कठिन काम क्या हो गया है कि हम जिस पेशा से अपना रोजी रोटी चलाते हैं उसी के ऊपर हमारा ध्यान नहीं होता। हम पंडिताई करते हैं, पंचांग मेरे पास नहीं होता। और आजकल तो ऐप के माध्यम से आपको वो तिथिवार मिलता है, मोबाइल में देख के संकल्प करा देते हैं। और बहुत सारे लोगों को तो आप देखते होंगे अमुक 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 से ही खत्म हो जाता। तो साधारण चीज है कि अगर हम इस वृत्ति से लाभ ले रहे हैं तो सीरियसली थोड़ा बहुत इसका ज्ञान भी लेना चाहिए। आप लोगों से यही निवेदन करेंगे ताकि जो भी आपके यजमान हो आप उनको लाभ दे सकें। और आप पाठकों को कहेंगे कि पाठ को क्रम से पढ़ते रहिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।